हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग तुलन पत्र की बात कर चुके थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में क्या करेंगे, कुछ ऐसे पिक्यूलियर आइटम्स होते हैं। पिक्यूलियर आइटम्स का मतलब क्या हुआ कि जो स्पेसिफिकली या विशेष रूप से जो अलाभकारी संस्थाएं होती है ना, उन्हीं में हम उनको देखते हैं। बाकी एक जो नॉर्मली व्यापारिक संगठन है उसमें हमें वो सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं, उनका इतना महत्व नहीं होता है। जैसे कि किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी चीजें नहीं दिखाई पड़ती है, तो हम लोग आय और व्यय में जो मदें हैं, जो आइटम्स है आय और व्यय में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस में कौन कौन सी हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन है, चंदा है। क्या मैंने बोला? चंदा। ठीक है, तो चंदा जो है वो इस तरह का एक आइटम है जो अलाभकारी संस्थाओं में ही आपको दिखाई पड़ेगा। व्यापारिक संस्थाओं में इस तरह का आइटम्स रेलिवेंट नहीं रहते हैं, और यहां पर इस तरह के संस्थानों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें होता क्या है, पहली चीज क्या होती है इसकी, पहली चीज तो ये होती है कि ये कोई भी जो सदस्य है लाभकारी संस्था का, वो सदस्य मिलकर के किसी एक रेगुलर इंटरवल पर मतलब सालाना भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, आमतौर पर सालाना रहता है, तो वार्षिक एक वर्ष में कितना पैसा देंगे अपनी संस्था को कि आपको जो भी काम करना है उद्देश्य के लिए, उसको पूरा करने के लिए। तो हर सदस्य जो पैसे दे रहा होता है लाभकारी संस्था को, वो हो जाता है उनका चंदा, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और दूसरी बात है कि ये इस तरह की संस्थाओं में आय का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। क्या होता है? आय का सबसे प्रमुख स्रोत। बाकी जगह से भी इनकम आएगी, लेकिन आय का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आम तौर पर इस तरह की संस्थाओं के लिए क्या माना जाता है? चंदा, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अच्छा, तो ये दोनों वही चीज हो गई, इनको आप नोट कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दोनों है, और इसमें हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं और उन उदाहरणों से समझ में आएगा कि सब्सक्रिप्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें कर चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं कि इसको हम लोग देखेंगे तो कैसे देखेंगे, वो हम लोग अभी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो अब सब्सक्रिप्शन को देखने के लिए हमारे पास एक उदाहरण है, उदाहरण 5। इसको हम लोग देखते हैं कि जो भी चंदे से रिलेटेड एंट्रीज हैं, जो भी अभिलेखन है, वो किस तरह से किया जाएगा। तो हमें दिया जा रहा है 31 मार्च 2018। वर्ष हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम लोग अकाउंटिंग हिस्ट्री की बात करते हैं, लेखांकन की बात करते हैं। कुछ समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार जो चंदा प्राप्त हुआ है वो 2.5 लाख रुपए का हुआ है। कितना हुआ है? 2.5 लाख रुपए का। अच्छा, किसके अनुसार? प्राप्ति भुगतान के अनुसार। तो प्राप्ति और भुगतान में चंदा हम लोग कहां पे दिखाते हैं? प्राप्ति की साइड पर दिखाते हैं, और वो हमें दिख रहा है कि हमें 2018 में पूरा वर्ष खत्म हो गया। तो 2017 वाला वर्ष खत्म हुआ, 2017-18, तो 31 मार्च 2018 को कुल मिला के चंदा में कितना मिल रहा है? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, अगली बात क्या बताई जा रही है कि 1 अप्रैल 2017 को अप्राप्त चंदा 50,000 रुपए का था। इसका मतलब जो हमें 2.5 लाख रुपए कुल मिला है, हो सकता है कि उसमें से जो 50,000 पिछले साल का मिलना बाकी था, क्योंकि ये वर्ष के प्रारंभ की बात हो रही है, 2017 की बात हो रही है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें चंदा मिला उससे घटा देंगे। आप समझिएगा, तो कुल हमें जो इस साल के लिए चंदा, क्योंकि आय और व्यय खाते में हम सिर्फ वो देखेंगे जो हमें 2018 में मिलना है। तो अगर 50,000 पिछले साल का था, तो वो तो 50,000 पिछले साल के लिए शायद पे किया होगा, तो इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए 2.5 लाख लिख लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि इसमें से ये जो 50,000 रुपए, ये तो मैं पिछले साल के लिए मिलना था, अप्राप्त चंदा था, तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितने को घटा देंगे? 50,000 को। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं, तो घटाने के लिए आप फिर से वही जो स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं, ऐसे मत करिए। इसको क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में बना करके लिख देते हैं, कितने को? 50,000 को। ठीक है, अब क्या किया, अभी आप बस अभी सोचिए कि क्या घटेगा, क्या जुड़ेगा, कैसे होगा। 31 मार्च 2018 की बात हो रही है, तो इस साल भी कुछ ऐसा चंदा है जो बाकी रह गया, और वो कितना है? 35,000 रुपए। मतलब आपको ये 2.5 लाख रुपए मिल गए, उसके बाद भी 35,000 रुपए अभी आपको इस साल के लिए मिलना बाकी है। तो इसका मतलब जो आपको इस साल का अर्निंग हो रही है, इस साल की जो आय है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस 35,000 को जोड़ देंगे। तो हमने उसको सीधे सीधे लिख दिया। अच्छा, अगली एंट्री क्या है? 1 अप्रैल 2017 को अग्रिम प्राप्त चंदा, यानी कि पिछले साल का 50,000 रुपए का चंदा तो बाकी था, जो कुछ लोगों से हमें मिलना था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमें 2018 के लिए पहले से ही चंदा दे दिया था। तो जिन्होंने हमें पहले से ही चंदा दे दिया है, आप समझ जाए, तो हम क्या करेंगे, वो वाले चंदे को पहले से ही दे दिया, तो किस साल के लिए? 2018 के लिए। तो 2018 में हम उस चीज को जोड़ लेंगे, तो वो वाली चीज भी जुड़ जाएगी, यानी कि 25,000 भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। अच्छा, अगली एंट्री देखते हैं, 31 मार्च 2018 को अग्रिम प्राप्त चंदा। अच्छा, अब हमें जो 2.5 लाख रुपए मिले हैं, उसमें से कुछ चंदा ऐसा भी है 30,000 रुपए का। कितने रुपए का? 30,000 रुपए का, जो हमें पहले से ही अगले वर्ष यानी कि 2018-19 के लिए दे दिया किसी ने। तो अगर हम 2018 की बात कर रहे हैं, तो जो आगे के लिए दे दिया है वो 2018 वाले से घटा देंगे, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, और वो कितना हो जाएगा? 30,000।
ठीक, तो ये हमारा ऐसे हल होना चाहिए। अब हम लोग इसको व्यवस्थित तरीके से कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो ये देखिए अमाउंट कितना आ जाएगा, तो घटाना कितना कितना है आपको 50,000 और 30,000, ये दोनों घटाने, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 80,000 घटाना है। जोड़ना कितना है 35,000 और 25,000, तो ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा 60,000। तो 80,000 आपको घटाना है और 60,000 आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसका मतलब कुल मिलाकर के वास्तव में 20,000 रुपए घटा देना है। तो 2.5 लाख से आप 20,000 रुपए घटाओगे तो कितना मिलेगा बताओ यार, मिल जाएगा आपको 2,30,000 रुपए। तो ये जो है वास्तव में आपकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी किसके लिए, 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 2018 के बीच में, कब तक, 31 मार्च 2018 का। ठीक, हमसे पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि चंदे से आय की राशि का निर्धारण करें, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। आरंभिक और अंतिम तुलन पत्र में चंदे से संबंधित मदों को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। अच्छा, अब ये सोचिए आरंभिक और अंतिम तुलन पत्र में, तो ये वाली जो मैंने कर दिया इसको मैं भी इरेज करके आपको बताता हूँ कि उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग इसी, अच्छा इसको पहले देख लेते हैं कि इतने को इन लोगों ने व्यवस्थित तरीके से कैसे निकाला हुआ है। ये देखिए, प्राप्ति और भुगतान खाते के अनुसार प्राप्त चंदा कितना है, 2.5 लाख का। इसमें हम लोग जोड़ देते हैं एक साथ और फिर घटा देते हैं एक साथ। तो जोड़ने वाली जो चीजें थी, इसका मतलब जोड़ने वाला क्या क्या था, 35,000 था और 25,000 था, इसको एक साथ जोड़ा गया होगा। 31 मार्च को जो अप्राप्त चंदा है उसको जोड़ दिया और एक जो है पहले से अग्रिम चंदा प्राप्त हुआ था उसको जोड़ दिया, तो वो मिलाकर के 3,10,000 हो गया। इसमें से फिर हमने दोनों को घटा दिया, तो हमारा जो उत्तर था यहाँ पर 2,30,000 रुपए आया था, वही आ गया है। ठीक है, अब अगला जो इसका इनका प्रश्न का है कि आप आरंभिक और अंतिम तुलन पत्र में दिखाइए, उसको हम लोग भी देख लेते हैं। तो देखिए आरंभिक में क्या होगा, आरंभिक में 2017 के स्टार्टिंग में हो सकता है हमारी कोई परिसंपत्ति हो और हो सकता है हमारा कोई दायित्व हो। तो जो भी हमें बताया गया है कि हमें 2.5 लाख रुपए मिला है, इससे तो कोई परिसंपत्ति का लेना देना है नहीं। लेकिन यहां पर देखिए ये जो 50,000 रुपए है, ये क्या है, 1 अप्रैल 2017 को अप्राप्त चंदा, यानी कि जब आप अप्रैल में 1 अप्रैल को बना रहे हो 2017 को, तो वर्ष के प्रारंभ में आपको अप्राप्त चंदा है, तो आपकी क्या हो जाएगी, परिसंपत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं परिसंपत्ति और यहाँ पर लिख देते हैं दायित्व। मैं बहुत ऐसे ब्रीफ में लिख दे रहा हूँ, व्यवस्थित तरीके से नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमारी राशि आ जाएगी और इधर भी हमारी राशि आ जाएगी। अब परिसंपत्ति ये होगी कि नहीं होगी, आपको जो पैसा मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो परिसंपत्ति हो गई। तो यहाँ पर जो परिसंपत्ति हमारी हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2,50,000 रुपए। इसको हम लिखेंगे अप्राप्त चंदा। ठीक, और ये कब की है, ये 1 अप्रैल 2017 की है। ठीक, और साथ में देखिए कि जो अगली एंट्री दे रखी है 31 मार्च 2018 को अप्राप्त चंदा, यानी कि हम अगले वर्ष भी ऐसा ही कर देंगे। अब ये क्या होगा आपका 31 मार्च 2018 हो गया, तो यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर भी जो अप्राप्त चंदा है वो साल की परिसंपत्ति बन जाएगी। तो ये वर्ष के प्रारंभ में है 50,000 और अभी हमारा कितना हो जाएगा, परिसंपत्ति, यहां पर राशि, तो यहां पर राशि कितनी आ जाएगी, 35,000 रुपए। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरी चीज देखिए, अगली चीज में 1 अप्रैल 2017 को अग्रिम प्राप्त चंदा, आपको पहले से ही एडवांस दे दिया है। तो अगर आपने किसी ने पहले से एडवांस दे दिया है, तो आपके लिए या उस संस्था के लिए क्या हो जाएगा, एक दायित्व है, क्योंकि पहले ही आपने किसी से पैसा ले लिया, अब आपको उसके प्रति जो भी सेवाएं हैं वो आपको देनी रहेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका अग्रिम प्राप्त चंदा था वो कितना था, तो अग्रिम प्राप्त है वो हमारे दायित्व है, जो बकाया है, जो हमें मिलना है वो हमारी परिसंपत्ति है, सीधी सी बात है। तो वो यहाँ पर हो जाएगा 25,000 रुपए। ठीक, और यहां पर जो दायित्व है वो कितना निकल करके आ जाएगा, वो इस बार का अग्रिम भुगतान देख लेंगे। तो इस बार का अग्रिम भुगतान कितना है, देखिए मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ, आगे से इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूंगा। लेकिन आप समझिए कि दायित्व की बात की जा रही है, 31 मार्च 2018 को अग्रिम प्राप्त चंदा, तो हमें आगे के लिए फिर से मिल गया। तो यहाँ पे कितना मिला, 30,000 रुपए, तो हो जाएगा हमारा 30,000। तो यहाँ पे देखिए 30,000 का हमारा दायित्व बनेगा और परिसंपत्ति कितनी की बन जाएगी, 35,000 रुपए की, और यहाँ पे 50,000 25,000 की। तो अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो आपने तुलन पत्र की बात की है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप तुलन पत्र में कैसे क्या दिखाएंगे, अंतिम तुलन पत्र में। और तुलन पत्र में तो हमें पता है कि जो भी हमारा दायित्व होते हैं कुल, और जो हमारी कुल परिसंपत्तियां होती हैं वो तो बैलेंस्ड होती हैं, दोनों एक जैसी होती है। लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हैं 25,000 है, 50,000 है, इस वाले केस में 30,000 है, 35,000 है। तो यार वो तब होता है जब हम सारी मदों को जोड़ें, क्या करें, सारी मदों को जोड़ें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग चंदे की मद को देख करके मैच कर रहे हैं, तो सिर्फ चंदे की मद जरूरी नहीं है कि बैलेंस हो, सारी मदद जब दोनों तरफ लिखेंगे तब बैलेंस हो जाएंगी। तो ये उस तुलन पत्र का एक पार्ट है और इसलिए यहाँ पर मैच करना जरूरी नहीं है। तो जितना हमें डेटा दे रखा है, जितनी हमें सूचना दे रखी है, उसके लिए उतनी ही सूचना को देखते हुए हम लोगों ने बनाया है। तो अच्छा, इसको भी देख लेते हैं कि हमारी किताब में कैसे इन्होंने व्यवस्थित तरीके से बनाया है। ये चंदा खाता है, इन्होंने चंदा खाते से भी आप यही सारी चीजें निकाल सकते हो जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है सीधे तौर पर, इसको अलग से कभी डिस्कस करेंगे। मतलब क्या किया इन्होंने, जो हम लोगों ने 2,30,000 रुपए निकाला था, उसी को ये लोग यहाँ पर 2,30,000 रुपए ऐसे निकाल देते हैं। अच्छा,
अब आ जाते हैं, देखिए दायित्व तो 25,000 और 50,000 था एक तरफ, हमारा सही हो गया 2017 के स्टार्टिंग वाला। और 2018 के जब 31 मार्च 2018 हो रहा है तब क्या हो रहा है, एक तरफ 30,000 है और हमारा परिसंपत्ति 35,000 थी, जो हमारा इसका मतलब सही उत्तर हो गया। देखिए 35,000 35,000, ठीक है। इसी में अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये उदाहरण मैंने बहुत इसमें चेंजेस किए हैं, किसमें, उदाहरण 6 में। क्यों चेंजेस किए हैं, क्योंकि जो आपकी बुक थी, चेंजेस कुछ नहीं, इंग्लिश में सब कुछ ठीक दे रखा है, हिंदी में बहुत कुछ गलत दे रखा था। तो मैंने पहले हिंदी में पढ़ाया तो देखा इसमें तो बहुत कुछ गलत है, तो ये ठीक करने के बाद है। तो आपको जो अपनी बुक में देख रहे होगे ना, उसमें गलत वैल्यूज गलत दे रखी हैं बीच बीच में, इस वजह से वो क्वेश्चन पूरा उदाहरण ही गलत है। तो आप इसको देखेंगे तो आपके लिए भी ठीक रहेगा। और ये इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस एग्जाम्पल को कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 31 मार्च 2017 की बात की जा रही है। इसको समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाते से सूचनाएं जो है वो दे रखी हैं, किसमें, प्राप्ति और भुगतान में। तो हमें प्राप्ति कितने की हो रही है, चंदे की प्राप्ति की बात हो रही है। तो बात हो रही है 31 मार्च 2017 की, इसका मतलब 2016 और 17 में जो चंदा मिला है वो आपके लिए इस वर्ष की आय की तरह देखा जा सकता है। उसमें जैसे जैसे हमें सूचनाएं मिलेंगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो सकता है, ठीक। तो 26,750 के आसपास हो सकता है कि हमारे इस बार की आय हो, हमें नहीं पता, अभी हम अपना क्वेश्चन ही देखते जा रहे हैं। 2015-16 के लिए हमें 2,500 रुपए मिला, अच्छा, और 17 और 18 के लिए हमें कितना मिला, 1,000 रुपए मिला। यानी कि ये तो हमें एडवांस मिल गया और ये वाला जो है ये हमारा बकाया था, वो हमें पैसा मिला। अब अतिरिक्त सूचनाएं क्या दी हुई हैं, सदस्यों की कुल संख्या दे रखी है और वार्षिक सदस्यता शुल्क दे रखा है। ये शुल्क होगा, यहाँ पर ये किताब में ये भी गलत लिखा हुआ है, शुल्क कितना दे रखा है, 125। तो यहां से तो हमें एकदम सीधा सीधा दिख जाएगा कि हमारी आय कितनी होगी। क्यों, कुल सदस्य दे रखे हैं और हर सदस्य को एक वर्ष में कितने पैसे देने चाहिए, वही हमारे चंदे से आने वाली आय होगी। तो ये जो ऊपर पैसे मिले, ये तो ये हो सकता है कि हाँ हमें इतने ही लोगों से मिले हैं, और मिलने कितने लोगों से चाहिए, हो सकता है कि ये कम हो या ज्यादा हो, वो हम देख लेंगे, लेकिन मिलने कितने चाहिए वो सीधा सीधा है। 230 का आप 125 से गुणा कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 125 में हम लोग 230 से गुणा कर देते हैं। शून्य का पहले ही शून्य लगा दिया, 23 पंचे 115, हासिल लगी 11, 23 दूनी 40 और 11 57 के साथ हासिल लगी 5, 33 एकम 23 और 5 28। तो 28,750 रुपए मिलने चाहिए थे, और मिले कितने, देखो यार मिले हैं अपने को 26,750। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2,000 रुपए कम मिले हैं। क्या हो गया, 2,000 रुपए कम मिले हैं, ठीक है। तो 2,000 रुपए जो हमें कम मिले, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वर्ष के अंत में ये हमारे पास बकाया है। और इसका मतलब इस वर्ष के लिए, किसके लिए, 2016 और 2017 के लिए क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारी एक परिसंपत्ति बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2016 और 17 के लिए 2,000 रुपए की क्या हो जाएगी, परिसंपत्ति। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक सूचना को देखते हुए आगे बढ़ता है। अब 1 अप्रैल 2016 को अप्राप्त चंदा, इसका मतलब 2015 और 16 को जब वर्ष खत्म हुआ था पिछला वाला, तो उसमें भी 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि जब पिछला वर्ष खत्म हुआ है तब, या फिर ये वर्ष जब शुरू हुआ है तब एक ही बात हुई। तो उस दिन जो हमें अप्राप्त चंदा है वो कितना है, 2,750 रुपए का। और ये देखिए पिछले वर्ष का, यानी कि पिछले वर्ष तक हमें मिलना 2,750 रुपए मिलना चाहिए, तो जो हमें नहीं मिला था। लेकिन इस साल हमें पिछले वर्ष के लिए 2,500 रुपए मिल जाता है। कितना मिल जाता है, 2,500 रुपए। इसका मतलब पिछले साल का जो 2,750 रुपए बकाया था ना, उसमें से अभी भी 250 रुपए नहीं आए हैं। समझ गए आप, 2,750 रुपए मिलना था, मिला 2,500 है, तो 250 रुपए नहीं मिले। लेकिन ये किस टाइम पीरियड के लिए नहीं मिले, ये किस टाइम पीरियड के लिए नहीं मिले, तो हो जाएगा वो वाला टाइम पीरियड हमारा कौन सा वाला, पुराना वाला। तो वो हो जाएगा 2000, यहां पे लिख देता हूं, कम जगह है, 15 और 16 के लिए हमारी जो परिसंपत्ति है आज के टाइम पर, पहले तो 2,750 नहीं मिला हुआ था, लेकिन आज उसमें से 250 नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि 2,500 उसमें से मिल चुका है। अच्छा, तो अगर हम 2016 और 17 के लिए एक तुलन पत्र बनाएंगे, या फिर हम उसके लिए आय और विवरण खाता बनाते हैं, तो आप समझ जाइए कि 2016 और 17 के लिए अंत में कुल मिलाकर के 2,000 इस साल के लिए नहीं मिला, और 250 रुपए हमारा पिछला बकाया है। तो कुल बकाया कितना हो गया, कुल बकाया हो जाएगा, आप इन दोनों को मिला देंगे, 250 को और 2,000 को, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2,250। अच्छा, अब इसमें हमें बोला क्या गया है, आय अग्रिम अप्राप्त चंदे से संबंधित मदों को दर्शाते हुए विवरण तैयार करें। अच्छा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह में आप ये जो लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और कॉन्सेप्चुअली समझिए, फिर हम लोग इसको देख लेंगे। क्योंकि जो हमारा हल दे रखा होता है ना, वो एक व्यवस्थित तरीके से जो फाइनल आंसर आएगा वो लिखा होता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे वो वहां पर हमें नहीं दिख रहा होता है, तो वो देखने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए। तो अभी हम लोगों को कुल मिलाकर के समझिए कि सब मिलाकर के जो हमें इस साल पैसा मिला है, कुल प्राप्ति कितनी हुई है, 30,250 की। ठीक है, तो ये 30,250 रुपए है जो हमें इस बार मिला है, कुल हमारे लिए प्राप्ति हुई है।
और उसमें से 2250 रुपए ऐसा है जो हमें मिलना चाहिए बकाया है। तो कुल मिला करके सब मिला के कितना हो जाएगा, 32,500 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, अब आप ये समझिए कि इसके बाद जो हमारा चंदा हमें पहले से नहीं मिला हुआ था, कब की बात कर रहे हैं, 2016 की स्टार्टिंग में जो हमें पैसे नहीं मिले हुए थे, वो कितने थे, वो थे 2750। तो वो हम क्यों घटाएंगे, हम इसलिए घटाएंगे क्योंकि यार हमें तो पुराने से क्या मतलब है, हम तो जब आय निकालते हैं तो सिर्फ इसी टाइम पीरियड को देखते हैं। तो जो पुराना वाला है नहीं मिला उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको भी घटा दिया। तो वो कितना हो जाएगा, 0, 5, 7 और उसके बाद से फिर 9 और 2, 29,750 हो गया। अच्छा, और इसमें साथ में हमें ये भी बताया हुआ है कि 2017 और 18 के लिए, कब के लिए, 2017 और 18 के लिए 1,000 रुपए और है जो आपको घटाने हैं। क्यों, क्योंकि आपको जो प्राप्ति हुई है ना उसमें से ये एडवांस प्राप्ति हो गई है, तो आप उसको घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 28,750। तो ये वही अमाउंट है जो आपकी क्या हो जाएगी, आय बन जाएगी। अच्छा, हम लोग अपना उदाहरण देखते हैं इन्होंने कैसे हल किया हुआ है। इन्होंने प्राप्ति और भुगतान खाते के अनुसार प्राप्त चंदा जो है 30,250 रुपए रखा हुआ है। 31 मार्च 2017 को अप्राप्त चंदा जो हमें मिलना चाहिए नहीं मिला, वो 2250 है। और ये इन्होंने कैसे किया हुआ है, नीचे निकाला हुआ है, देखिए 2,500 घटा दिया था 2,750 में से, तो 250 बकाया और इस बार के लिए 2,000 रुपए बकाया, तो सब मिला करके 2,250 आ गया। ठीक, यहाँ तक हो गया सब कुछ ठीक। 32,500 रुपए क्या है, इनको सब मिला करके जो भी मिल गया है, प्राप्ति हुई है, और प्लस जो नहीं मिला। फिर आगे देखेंगे तो 2,750 को इसमें क्यों घटाया गया है, 1 अप्रैल 2016 को प्राप्त चंदा, यानी कि पिछले वर्ष की जब बात हो रही है हमें कुल प्राप्तियां पता चल गई और जो एडवांस हमें वो भी पता चल गया। तो अब जो नहीं मिला है बकाया हम उसको घटाना स्टार्ट करते, तो 2,750 हो गया। उसके बाद से जो हमने एडवांस पेमेंट का रखा था उसको घटा दिया, तो हमें मिल गया क्या, हमारी आय। ठीक, आय हमें डायरेक्टली मिल जा रही थी। अब इसी में बाकी और मद है, सबसे इंपॉर्टेंट मद यही होती है किसके लिए, लाभकारी संस्थाओं के लिए। बाकी मदों के लिए भी क्या क्या विशेषता है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी इसी वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।